नमस्कार। आज की चर्चा थोड़ी अलग है। आज हम शरीर के तापमान, चयापचय या किसी स्वास्थ्य उपकरण के आंकड़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम उस अदृश्य शक्ति के बारे में बात करेंगे जो हमारे पूरे जीवन की दिशा तय करती है। हमारा आज का विषय है जीवन का उद्देश्य। हम किस काम के लिए स्वाभाविक रूप से बने हैं? हमारे भीतर का दिशा सूचक यंत्र किस ओर इशारा कर रहा है? और ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग सुबह उठते ही ऊर्जा से भरे होते हैं, जबकि कुछ लोग सफल होने के बाद भी भीतर से खालीपन महसूस करते हैं? यह सच में एक बहुत ही गहरा और शक्तिशाली विषय है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य केवल कोई प्रेरणादायक शब्द नहीं है। यह हमारी मानसिक ऊर्जा, हमारे ध्यान, हमारे सीखने की गति और हमारी भावनाओं के जुड़ाव से सीधा संबंध रखता है। जब कोई इंसान अपने सही रास्ते पर चलता है, तो उसका मस्तिष्क एक बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। काम मुश्किल हो सकता है, अनुशासन की आवश्यकता होती है, कई बार काम नीरस भी लगता है और असफलता भी मिलती है, लेकिन भीतर से एक निरंतर आवाज आती है कि यही मेरा असली रास्ता है। और जब यह भावना नहीं होती, तो जीवन में उलझनें बहुत बढ़ जाती हैं। इंसान बहुत कुछ कर रहा होता है, लेकिन भीतर से हमेशा यही सवाल उठता है कि मैं आखिर किस दिशा में जा रहा हूं। अगर मैं इसे बहुत ही सरल शब्दों में समझना चाहूं, तो जीवन में इस उद्देश्य का होना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्या इसके बिना जीवन नहीं जिया जा सकता? इसे आप जीवन की आंतरिक मार्गदर्शन प्रणाली या दिशा सूचक मान सकते हैं। बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के इंसान हर चमकती हुई चीज के पीछे भागने लगता है। वह सोचता है कि क्या मैं यह पढ़ाई कर लूं, क्या मैं वह व्यापार शुरू कर दूं, क्या मैं यह नौकरी कर लूं, आज समाज में किस चीज का चलन है, क्या मुझे भी वही करना चाहिए। बिना किसी आंतरिक दिशा के यह दुनिया बहुत शोरगुल से भरी लगती है, लेकिन जब आपका उद्देश्य स्पष्ट होता है तो निर्णय लेना बहुत आसान हो जाता है। आपको पता होता है कि किस अवसर को हां कहना है और किसे ना कहना है, किस कौशल पर मेहनत करनी है, किससे सीखना है और किन भटकावों को अनदेखा करना है। लेकिन क्या एक ही उद्देश्य तय कर लेने से हमारा जीवन सीमित नहीं हो जाता? कुछ लोगों को लगता है कि इससे जीवन नीरस हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। उद्देश्य जीवन को नीरस नहीं बनाता, बल्कि यह आपकी ऊर्जा को केंद्रित करता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सूरज की रोशनी हर जगह फैली होती है। वह सामान्य प्रकाश है, उससे कोई चीज जलती नहीं है। लेकिन अगर आप उसी रोशनी को एक आवर्धक कांच के माध्यम से एक ही बिंदु पर केंद्रित कर दें, तो वह आग पैदा कर सकती है। उद्देश्य बिल्कुल यही काम करता है। यह आपकी बिखरी हुई ऊर्जा को एक केंद्रित और शक्तिशाली ऊर्जा में बदल देता है। हमारी चर्चा के मूल स्रोत में एक बहुत ही सुंदर विचार था कि हर इंसान अपने आप में अद्वितीय है, बिल्कुल अलग है। इस विचार की गहराई में क्या छिपा है? हर इंसान सचमुच अद्वितीय है। हमारी अनुवंशिकी, हमारा बचपन, हमारे माता पिता, हमारी यादें, हमारे संघर्ष, हमारी जिज्ञासाएं, हमारे डर और हमारी पसंद नापसंद, यह सब मिलकर हमें एक ऐसा इंसान बनाते हैं जिसके जैसा दुनिया में कोई और नहीं है। आपके जीवन का जो अनुभव है, वह इतिहास में पहले कभी किसी का नहीं रहा और भविष्य में भी कभी किसी का नहीं होगा। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन समस्या यह है कि हम अपनी इस अद्वितीयता को भूलकर दूसरों की नकल करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि फलां व्यक्ति ने वह पढ़ाई की और सफल हो गया, तो मैं भी वही करूं। वह आभासी दुनिया में मशहूर है, तो मैं भी वैसा ही बनूं। लेकिन जीवन का सच्चा उद्देश्य कभी भी नकल करने से नहीं मिलता। यह अन्वेषण से मिलता है। जैसे खदान में खुदाई की जाती है, आपको अपने ही भीतर गहरे उतरकर खुदाई करनी पड़ती है। तो इस खुदाई की शुरुआत कहाँ से की जाए? अपने भीतर के इस छिपे हुए खजाने को खोजने का पहला कदम क्या होना चाहिए? सबसे पहले अपने बचपन की ओर लौटिए, क्योंकि बचपन में, विशेषकर शुरुआती वर्षों में, हमारे भीतर कुछ स्वाभाविक प्रवृत्तियां होती हैं। कुछ चीजें हमें बिना किसी कारण के अपनी ओर खींचती हैं। किसी बच्चे को शब्दों से खेलना पसंद होता है, किसी को मशीनों को खोल कर देखना अच्छा लगता है, कोई जानवरों को बहुत ध्यान से देखता है, तो कोई चित्रकारी में खो जाता है। किसी को लोगों को समझना पसंद है, तो किसी को कहानियों में आनंद आता है। ये चीजें अचानक या बिना किसी कारण के नहीं होती।
ये आपके आंतरिक स्वभाव की दिशा दिखाती हैं। आंतरिक स्वभाव? क्या आप इसे किसी उदाहरण से समझा सकते हैं? जैसे लकड़ी में एक प्राकृतिक रेखा या दिशा होती है। अगर आप लकड़ी को उसकी प्राकृतिक रेखा की दिशा में काटते हैं तो काम बहुत आसानी से होता है। लेकिन अगर आप उस रेखा के विपरीत दिशा में काटते हैं तो बहुत प्रतिरोध होता है और ताकत भी ज्यादा लगती है। हमारे मस्तिष्क का भी यही हाल है। हमारा मन स्वाभाविक रूप से कुछ विशेष विषयों या कार्यों की ओर झुकता है। जब आप उस दिशा में काम करते हैं तो आपके सीखने की गति तेज होती है, थकान कम महसूस होती है और आप नीरस अभ्यास को भी आसानी से सह लेते हैं। लेकिन जब आप अपने स्वाभाविक झुकाव के विपरीत जाते हैं तो हर काम एक बोझ लगने लगता है। ये बहुत ही सटीक तुलना है। इसी से जुड़ा एक और गहरा विचार ये है कि जब हम किसी काम के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं तो हमारे सीखने की प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? जब किसी विषय के साथ हमारी भावनाएं जुड़ जाती हैं तो हमारा मस्तिष्क बहुत गहराई से उसमें शामिल हो जाता है। तब आप केवल जानकारी को रटते नहीं हैं, आप उसे जीते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति केवल परीक्षा पास करने के लिए कोई विदेशी भाषा सीख रहा है। उसके सीखने की गति बहुत धीमी होगी। लेकिन अगर वही व्यक्ति उस देश में जाकर रहने लगे जहां उसे लोगों से बात करनी है, जहां उसका जीवन और उसके रिश्ते उसी भाषा पर निर्भर हैं, तो वह बहुत तेजी से सीखेगा, क्योंकि वहां उसकी भावनाएं जुड़ गईं, उसकी जरूरत जुड़ गई, उसका अस्तित्व और अर्थ जुड़ गया। उद्देश्य भी हमारे जीवन में यही काम करता है। यह हमारे काम को एक भावनात्मक ऊर्जा देता है। इसका मतलब है कि जब काम में अर्थ होता है तो अनुशासन बनाए रखना भी आसान हो जाता है। 100%। अनुशासन केवल तब तक एक बोझ या यातना लगता है जब तक कि उस काम का आपके लिए कोई अर्थ न हो। अगर काम आपके उद्देश्य से जुड़ा है तो अनुशासन एक प्रशिक्षण की तरह लगने लगता है। यह एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण अंतर है। अगर बचपन में हमारे भीतर इतनी स्पष्ट आवाज होती है तो फिर बड़े होते होते लोग अपना उद्देश्य भूल क्यों जाते हैं? हम रास्ता कैसे भटक जाते हैं? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि धीरे धीरे बाहर की आवाजें हमारे भीतर की आवाज को दबा देती हैं। माता पिता कहते हैं कि यह पेशा सुरक्षित है, इसे चुनो। शिक्षक कहते हैं कि तुम इस विषय में अच्छे नहीं हो। समाज कहता है कि इस क्षेत्र में बहुत पैसा है। दोस्त कहते हैं कि यह काम आजकल बहुत चलन में है और हम दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं कि हम पीछे रह गए। इन सबके शोर में वह जो भीतर की धीमी और सच्ची आवाज थी वह कहीं खो जाती है। इंसान ये भूल ही जाता है कि उसे असल में क्या पसंद था। तो क्या उद्देश्य को खोजना एक तरह से अपनी भूली हुई यादों को वापस बुलाना है? बिल्कुल सही कहा आपने। उद्देश्य को हमेशा नया नहीं बनाना पड़ता। कई बार इसे बस याद करना पड़ता है, इसे वापस खोजना पड़ता है। आपको खुद से कुछ बुनियादी सवाल पूछने पड़ते हैं। मैं बचपन में किस काम में पूरी तरह खो जाता था? कौन सा विषय मुझे स्वाभाविक रूप से अपनी ओर खींचता था? किस काम को करते हुए मुझे समय बीतने का पता ही नहीं चलता था? किस चीज के बारे में मैं दूसरों को हमेशा बताना चाहता था? अक्सर समाज में बुद्धिमत्ता या समझदारी को केवल विद्यालय के अंकों से मापा जाता है। लेकिन हमारी चर्चा के स्रोत में बुद्धिमत्ता के अलग-अलग रूपों की बात की गई है। इस पर थोड़ी रोशनी डालें। यह हमारे समाज की बहुत बड़ी भूल है कि हम बुद्धिमत्ता को केवल परीक्षा के अंकों तक सीमित रखते हैं। बुद्धिमत्ता के कई अलग अलग रूप होते हैं। किसी के पास शब्दों और भाषा की बुद्धिमत्ता होती है तो किसी के पास गणित और प्रतिरूपों को समझने की। किसी के पास शारीरिक बुद्धिमत्ता होती है जो खेलों या नृत्य में दिखती है। किसी के पास सामाजिक बुद्धिमत्ता होती है जिससे वे लोगों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। किसी के पास दृश्य और रूपरेखा की समझ होती है तो किसी के पास संगीत की। किसी की बुद्धिमत्ता कक्षा में चमकती है, किसी की मंच पर, किसी की खेल के मैदान में तो किसी की व्यापारिक बातचीत में। हमारा सच्चा उद्देश्य अक्सर हमारी इसी प्रमुख बुद्धिमत्ता से जुड़ा होता है। यानी अगर कोई बच्चा गणित में कमजोर है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वह बुद्धिमान नहीं है। बिल्कुल नहीं। हो सकता है उसकी बुद्धिमत्ता संगीत में हो या लोगों को समझने में हो या दृश्य कला में हो। हमारी शिक्षा प्रणाली कई बार बुद्धिमत्ता के बहुत ही सीमित रूप को पुरस्कृत करती है, लेकिन वास्तविक जीवन बुद्धिमत्ता के व्यापक रूपों को सम्मान देता है। उद्देश्य खोजने का एक बड़ा हिस्सा अपनी उस असली बुद्धिमत्ता को पहचानना ही है। उद्देश्य खोजते समय
क्या हमें केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमें पसंद है, या जो चीजें हमें नापसंद हैं वे भी कोई संकेत देती हैं? दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपकी पसंद आपको बताती है कि इस दिशा में आगे बढ़ो, लेकिन आपकी नापसंद या आपकी नफरत आपको बताती है कि यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। हालांकि हमें अपनी नापसंद को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपको कार्यालय की राजनीति से सख्त नफरत है, तो शायद आप स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए बने हैं। अगर आपको उथली बातों से चिढ़ है, तो शायद आपको गहरे शोध वाले काम पसंद हैं। अगर आप दिन भर एक ही कुर्सी पर बैठकर काम करने से थक जाते हैं, तो शायद आपको ऐसा काम चाहिए जिसमें शारीरिक गतिविधि हो या लोगों से मिलना जुलना हो। आपकी निराशा भी एक बहुत बड़ा संकेत है। लेकिन क्या हर तरह की निराशा या हताशा का मतलब ये है कि हम गलत रास्ते पर हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जिस काम में आपका उद्देश्य होता है, उसमें भी निराशा आती है, लेकिन दोनों में एक बड़ा अंतर है। गलत रास्ते की निराशा आपको भीतर से खोखला कर देती है, जबकि सही रास्ते की निराशा आपको प्रशिक्षित करती है, आपको मजबूत बनाती है। अगर काम से निराश होने के बाद भी आपका उस काम से एक गहरा जुड़ाव बना रहता है, तो वह रास्ता सार्थक है। लेकिन अगर निराशा के बाद केवल खालीपन महसूस हो, तो आपको अपने रास्ते पर दोबारा विचार करना चाहिए। आजकल लोग बहुत जल्दी किसी भी नई चीज से उत्साहित हो जाते हैं। कभी कोई नई तकनीक आ जाती है, कभी कोई नया व्यापारिक चलन आ जाता है और लोग उसके पीछे भागने लगते हैं। हम कैसे पहचाने कि यह हमारा असली उद्देश्य है या केवल एक अस्थायी उत्साह? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अस्थायी उत्साह हमें बहुत जल्दी खुशी देता है, लेकिन असली उद्देश्य हमें काम से गहराई से जोड़ता है। जब उद्देश्य झूठा होता है, तो इंसान केवल परिणाम के पीछे भागता है, प्रसिद्धि, पैसा, लोगों का ध्यान और समाज में रुतबा। लेकिन जब उद्देश्य सच्चा होता है, तो इंसान उस काम की प्रक्रिया से प्यार करने लगता है। वह सीखने, अभ्यास करने और उस काम में निपुणता हासिल करने में आनंद लेता है। अगर आपको केवल परिणाम चाहिए, तो वह सिर्फ एक इच्छा है। लेकिन अगर आपको उस काम का नीरस अभ्यास भी अर्थपूर्ण लगता है, तो वह आपके सच्चे उद्देश्य का संकेत है। इसी संदर्भ में एक और बहुत ही गहरा विचार है, सच्चे और झूठे परम आनंद का। इसे हम कैसे समझ सकते हैं? परम आनंद का मतलब है एक ऐसा अनुभव जो आपको साधारण जीवन से बहुत ऊपर उठा दे। एक ऐसा पल जब आप महसूस करें कि यह जीवन कितना विशाल है और आप किसी बहुत बड़ी चीज का हिस्सा हैं। सच्चा परम आनंद हमेशा भीतर से आता है, प्रकृति के बीच कुछ नया और गहरा सीखने में, कला में, प्रेम में, ध्यान में या किसी की निस्वार्थ सेवा करने में। इसके विपरीत झूठा आनंद बाहर से आता है, नशे में, हर समय मनोरंजन में डूबे रहने में या समाज में झूठा रुतबा दिखाने में। झूठा आनंद आपको असलियत से भागने का एक अस्थायी रास्ता देता है, जबकि सच्चा आनंद आपको भीतर से बदल देता है, आपको रूपांतरित कर देता है। जब हम सच्चे आनंद या उद्देश्य की बात करते हैं, तो अक्सर कहा जाता है कि ऐसे समय में इंसान के लिए समय का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। समय और उद्देश्य का यह क्या रिश्ता है? जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसका आपके लिए कोई अर्थ नहीं है, तो समय बहुत भारी लगने लगता है। आप बार बार घड़ी देखते हैं, आपकी ऊर्जा कम होने लगती है और आपका मन वहां से भागना चाहता है। लेकिन जब आप अपने उद्देश्य से जुड़ा कोई काम कर रहे होते हैं, तो समय बिल्कुल अलग तरह से व्यवहार करता है। घंटे कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। आप उस काम में पूरी तरह डूब जाते हैं। काम के बाद की थकान भी एक अजीब सी संतुष्टि देती है। इसे आप प्रवाह की स्थिति या पूरी तरह से तल्लीन हो जाना कह सकते हैं। उद्देश्यपूर्ण काम समय को नष्ट नहीं करता, बल्कि वह समय को एक अर्थ देता है। तो क्या यह जरूरी है कि हमारा उद्देश्य ही हमारा पेशा या हमारा करियर बन जाए? यह जरूरी नहीं है। उद्देश्य आपके पेशे के माध्यम से व्यक्त हो सकता है, लेकिन उद्देश्य केवल कोई नौकरी का पदनाम नहीं है। आपका उद्देश्य दूसरों को सिखाना हो सकता है। अब चाहे आप एक प्राध्यापक हों, एक प्रस्तुतकर्ता हों, माता पिता हों या कोई प्रशिक्षक हों, आपका उद्देश्य लोगों को ठीक करना हो सकता है। एक चिकित्सक, परिचारिका या एक देखभाल करने वाले के रूप में। आपका उद्देश्य नई चीजें बनाना हो सकता है, एक अभियंता या वास्तुकार के रूप में। आपकी नौकरी या पेशा बदल सकता है, लेकिन आपके उद्देश्य की दिशा वही रहती है।
इसका अर्थ ये हुआ कि उद्देश्य कोई निश्चित मंजिल नहीं बल्कि एक दिशा है। बिल्कुल। उद्देश्य एक दिशा सूचक है, कोई नक्शा नहीं। दिशा सूचक आपको यह बताता है कि आपको किस ओर जाना है। नक्शे में रास्ते बदल सकते हैं। आप अपने जीवन में अलग अलग प्रयोग कर सकते हैं, नए कौशल सीख सकते हैं, नौकरियां बदल सकते हैं, काम करने का माध्यम बदल सकते हैं, लेकिन आपकी आंतरिक दिशा हमेशा जुड़ी रहनी चाहिए। अगर कोई आज इसी वक्त अपना उद्देश्य खोजना चाहे तो उसके लिए कोई व्यावहारिक तरीका या प्रक्रिया क्या हो सकती है? इसके लिए एक बहुत ही स्पष्ट प्रक्रिया है। सबसे पहले अपने बचपन में झांकिए और लिखिए कि आपको स्वाभाविक रूप से क्या पसंद था। दूसरा, उन चीजों को पहचानिए जो आपको बिना किसी बाहरी इनाम के भी उत्साहित करती हैं। तीसरा, अपनी निराशाओं को समझिए, कौन सी चीजें आपकी ऊर्जा चूस लेती हैं। चौथा, अपनी स्वाभाविक बुद्धिमत्ता को पहचानिए कि आप शब्दों, लोगों, शारीरिक कला या दृश्य कला में से किस में सबसे अच्छे हैं। पांचवा, यह देखिए कि कौन सा काम करने के बाद आप थक कर भी ऊर्जावान महसूस करते हैं। छठा, कम से कम 3 से 6 महीने तक किसी एक दिशा में कोई कौशल सीखकर उसका परीक्षण कीजिए, केवल ख्यालों में मत रहिए। और अंत में ऐसे लोगों से सीखिए जो उस क्षेत्र में आपसे आगे हैं। और जब एक बार उद्देश्य मिल जाए तो उसे जीवन में पूरी तरह से कैसे उतारा जाए? उद्देश्य मिलने के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज है निपुणता या महारत हासिल करना। इसका मतलब है गहरा अभ्यास, बार बार दोहराना, असफल होना, अपनी गलतियों से सीखना और धैर्य रखना। बिना कौशल के उद्देश्य केवल एक सपना बनकर रह जाता है। कौशल ही आपके उद्देश्य को वास्तविकता में बदलता है। आपको अपने उद्देश्य के इर्द गिर्द कई सारे कौशलों को इकट्ठा करना पड़ता है। उद्देश्य आपको दिशा देता है और आपके कौशल उस दिशा में चलने के लिए वाहन का काम करते हैं। हमारे समाज में, विशेषकर हमारी संस्कृति में, उद्देश्य खोजने की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? 3 बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। पहली है परिवार की उम्मीदें कि कोई सुरक्षित पेशा ही चुनो। दूसरी है आर्थिक दबाव, क्योंकि हर किसी के पास अपने शौक को पूरा करने की सुविधा नहीं होती। और तीसरी है दूसरों से तुलना करने की संस्कृति कि फलां व्यक्ति का बच्चा क्या कर रहा है। लेकिन उद्देश्यपूर्ण होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप गैर जिम्मेदार हो जाएं। आप व्यवहारिक रहते हुए भी अपने उद्देश्य को पा सकते हैं। आप अपनी नियमित नौकरी के साथ साथ नए कौशल सीख सकते हैं, सप्ताहांत में प्रयोग कर सकते हैं, थोड़ा पैसा बचाकर धीरे धीरे अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। ये सचमुच एक बहुत ही व्यावहारिक और गहरी सलाह है। आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि उद्देश्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें अचानक कहीं बाहर से मिल जाएगी। ये हमारे ही भीतर मौजूद है, हमारे बचपन में, हमारी पसंद नापसंद में और हमारी स्वाभाविक ऊर्जा में। हमें बस बाहर के शोर को कम करके अपने भीतर की आवाज को सुनना है। बिल्कुल। और मैं श्रोताओं के लिए अंत में बस इतना ही कहूंगा कि जीवन में सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि आप अपना उद्देश्य न खोज पाएं। सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि आप उसे खोजने का कभी प्रयास ही न करें। अपने भीतर के उस दिशा सूचक को पहचानिए, क्योंकि वही आपको आपके असली गंतव्य तक ले जाएगा। क्या बात है! आज की यह चर्चा निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं को अपने जीवन की दिशा के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या आप भी बाहर के शोर में अपने भीतर की आवाज को अनसुना कर रहे हैं? इस सवाल के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। सुनते रहिए और अपने भीतर की उस अद्वितीय शक्ति को खोजते रहिए। नमस्कार।